जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं किस्सा टीवी और आज हम के आसिफ साहब की फिल्म फूल की बात करेंगे। फूल साल 1945 में आई थी। इस फिल्म के बनने की कुछ दिलचस्प बातें आज हम इस पेशकश में जानेंगे। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए है, तो आपसे अनुरोध है कि हेडफोन लगाइए और आराम से लेट जाइए। अगर अभी लेट नहीं सकते हैं तो इस वीडियो को बाद के लिए सेव कर लीजिए और बिस्तर पर आराम से लेटकर इस वीडियो को सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को उस जमाने में ले जाएं जिस जमाने की ये फिल्म है। फूल 1920 के भारत की कहानी है। उस दौर में ओटोमन एम्पायर अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों में बेहद गुस्सा था। भारत के मुसलमान भी उस गुस्से से अछूते नहीं थे। खिलाफत आंदोलन की लहर भारत में भी उठी थी। फूल दो भाइयों की कहानी है। एक का नाम था अख्तर और दूसरे का सफदर। जहां सफदर एक नेकदिल इंसान था तो वहीं अख्तर एक मूर्ख किस्म का आदमी था। मगर अख्तर की बीवी बेहद चंट, बेहद मक्कार किस्म की औरत थी। अपनी चालाकी भरी हरकतों से वो आए दिन घर में कोई ना कोई तमाशा खड़ा करती रहती थी। अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कर अख्तर की पत्नी ऐसी चालें चलती है कि सफदर को उसकी पुश्तैनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। सफदर को मिलती है तो बस वो अधूरी मस्जिद, जिसका निर्माण कभी उसके पिता ने शुरू किया था। पिता की मृत्यु हो चुकी है। मरने से पहले पिता ने ख्वाहिश जताई थी कि मस्जिद का निर्माण जरूर पूरा कराया जाए। रणबीर कपूर के परदादा पृथ्वीराज कपूर साहब ने फूल में डॉक्टर सलीम का किरदार निभाया था। डॉक्टर सलीम सफदर और अख्तर का भांजा है। जब सलीम के पिता की मौत हुई थी तब सफदर ने अपने भांजे सलीम की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। उसी ने सलीम को पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। सफदर की एक बेटी है शमा। शमा का किरदार एक्ट्रेस वीना ने निभाया था। वीना और सलीम एक दूजे को पसंद करते हैं। सफदर को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, यानी पहली नज़र में सब ठीक ठाक ही दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सफदर के भाई अख्तर का बेटा शाहिद, जो बेहद बदचलन किस्म का लड़का है, वो भी शमा से शादी करना चाहता है और उसकी माँ यानी सफदर की भाभी अपने हथकंडों के जरिए अपने बेटे की वो ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। सफदर अपनी भाभी की हर चाल को नाकाम करके शमा और सलीम का रिश्ता तय कर देता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक दिन सलीम सड़क से गुजरते एक जुलूस को देखता है। वो खिलाफत आंदोलन में हिस्सा ले रहे नौजवान मुस्लिमों का एक जुलूस है। ये सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सलीम इस जुलूस से बेहद प्रभावित होता है। वो तुर्की जाने वाली एक मेडिकल टीम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मेडिकल टीम तुर्की उसी दिन रवाना होगी जिस दिन सलीम और शमा की शादी होनी थी। सलीम शादी टाल देता है और तुर्की निकल जाता है। जाने से पहले सलीम शमा को एक छोटा सा ताजमहल और एक फूल देता है। वो शमा को भरोसा दिलाता है कि जल्द ही वो वापस लौट आएगा। सलीम के जाने के बाद शाहिद शमा को परेशान करना शुरू कर देता है। उस मुश्किल वक्त में शमा का साथ देती है रेखा नाम की उसकी एक हिंदू सहेली। रेखा का किरदार सुरैया ने निभाया था। बदमिजाज और बदतमीज शाहिद से शमा को बचाने के लिए रेखा किसी दीवार की तरह खड़ी रहती है। दूसरी तरफ तुर्की में सलीम लैला नाम की एक चालाक और मक्कार किस्म की नाचने गाने का काम करने वाली औरत के जाल में फंस जाता है। लैला का किरदार सितारा देवी ने निभाया था। लैला सलीम की शख्सियत पर फिदा है। शुरुआत में सलीम उसे मुंह नहीं लगाता, इसलिए वो सलीम के साथ चालबाजियां करती है। जिस दिन सलीम को तुर्की से वापस भारत लौटना था, ठीक उसी दिन लैला उसे कोई ऐसी दवा पिला देती है जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है। अब सलीम पूरी तरह से लैला के काबू में है। लैला भी सलीम के साथ भारत आती है। वो भारत में डांस शोज करती है। सलीम उसके डांस शोज का हिस्सा बन चुका है। लैला सलीम को किसी कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाती है। सलीम यहाँ अपने किसी रिश्तेदार को नहीं पहचानता। एक दिन सफदर से सलीम का सामना होता है। एक दिन सलीम का सामना सफदर से होता है।
लेकिन लैला का गुलाम बन चुका सलीम सफदर को पहचानने से इनकार कर देता है। ये बात सफदर को बेहद गहरा सदमा पहुंचाती है। उसकी मौत हो जाती है। अब चूंकि पिता सफदर की मौत हो चुकी है तो वो अधूरी मस्जिद पूरी कराने की जिम्मेदारी शमा लेती है। शाहिद मस्जिद का निर्माण पूरी करने में मदद देने की बात शमा से कहता है, लेकिन शर्त रख देता है कि बदले में शमा को उससे शादी करनी होगी। पिता की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शमा शाहिद से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। फिर आखिर में एकदम बम्बैया स्टाइल में फिल्म खत्म हो जाती है। सलीम के सिर पर चोट लगती है, उसकी याददाश्त लौट आती है और फिर सलीम सब कुछ ठीक कर देता है। शमा और सलीम एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर उस अधूरी मस्जिद को पूरा बनाते हैं। फूल जब रिलीज हुई थी तो के आसिफ के डायरेक्शन पर काफ़ी बातें हुई थी। खिलाफत आंदोलन में चलने वाले जुलूस के सीक्वेंस को फिल्माने के लिए के आसिफ के स्टाइल को बड़ा सराहा गया था। इस शॉट को फिल्माने के लिए के आसिफ ने कैमरा एक ऐसी जगह रखा था जो इतनी ऊंची थी जहां से सैकड़ों शेरवानी व तुर्की टोपी पहने मुस्लिम नौजवानों की भीड़ को बहुत बड़ा दिखाया जा सके। फूल में जिन एक्टर्स ने काम किया था वो सभी उस दौर के बड़े और मशहूर कलाकार थे, जबकि फूल के आसिफ की पहली फिल्म थी। एक नए डायरेक्टर के इतने सधे हुए डायरेक्शन ने सभी को हैरत में डाल दिया था। यूं तो बॉक्स ऑफिस पर फूल का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था जितना कि के आसिफ को उम्मीद थी, लेकिन फिर भी ये उस साल की चर्चित फिल्मों में से एक थी। उस समय के बहुत से जानकारों का मानना था कि फूल एक अलग तरह की कहानी जरूर थी, मगर बहुत खास कहानी नहीं थी। और ये बात इसलिए भी सही लगती है क्योंकि खुद के आसिफ भी फूल की कहानी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। फिल्म पर काम शुरू करने से पहले के आसिफ उस दौर के बहुत बड़े कहानीकार सादत हसन मंटो के पास फूल की कहानी लेकर गए थे। खुद मंटो ने अपने एक लेख में एक दफा उस किस्से का बयान किया था। मंटो ने लिखा था कि उनके घर आकर के आसिफ बोले, मैं अपनी एक कहानी तुम्हें सुनाने आया हूँ। इस पर मंटो ने मजाक में कहा, मैं फीस लेता हूँ, तुम्हें शायद पता ही होगा। मंटो की वो बात सुनते ही आसिफ उनके घर से बाहर निकल गए। मंटो को लगा कि आसिफ संग मजाक करके अच्छा नहीं किया। आसिफ बुरा मान गए। कुछ ही देर बाद मंटो के पास लिफाफा लिए एक आदमी आया। मंटो ने वो लिफाफा खोला तो देखा कि उसमें 100 के 5 नोट थे। मंटो ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो कि आसिफ उन्हें सड़क पर खड़े दिखाई दिए। मंटो को देख वो वहीं से चिल्लाकर बोले, फीस हाजिर है, अब मैं कल आऊंगा। अगले दिन के आसिफ आए और उन्होंने मंटो को फूल की कहानी सुनाई। फिर पूछा कि कहानी कैसी लगी। मंटो ने जवाब दिया, एकदम बकवास। आसिफ को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने फिर से पूछा तो मंटो ने फिर वही जवाब दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद के आसिफ उठे और उन्होंने मंटो के हाथों को चूम लिया। आसिफ बोले, खुदा की कसम बिल्कुल बकवास है, मैं यही सुनने तुम्हारे पास आया था। फिर आसिफ वहां से चले गए। लोग आज भी हैरान होते हैं कि जिस कहानी को खुद के आसिफ भी बकवास मानते थे, उस पर उन्होंने फिल्म ही क्यों बनाई। इसका वास्तविक जवाब तो कभी किसी को नहीं मिल सका। लोग बस अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये कहानी कमाल अमरोही ने लिखी थी। कमाल अमरोही ने किसी तरह के आसिफ को इस कहानी पर फिल्म बनाने के लिए राजी कर लिया था, जबकि कुछ कहते हैं कि के आसिफ ने अपनी खुद की काबिलियत को परखा था। वो अपनी ताकत और कमजोरियों को आंकना चाहते थे ताकि जब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मुगल आजम पर काम शुरू करें तो किसी तरह की कमी की कोई गुंजाइश बचे ही नहीं। के आसिफ की उम्र तब बमुश्किल 21-22 साल ही थी, लेकिन उस उम्र में उन्होंने पृथ्वीराज कपूर, मजहर खान, वास्ती, सुरैया, सितारा देवी, वीना और दुर्गा खोटे जैसे एक्टर्स को लेकर एक मल्टी स्टारर फिल्म बना दी। जबकि उस वक्त तक भारत में टॉकी सिनेमा बमुश्किल 12-13 साल पुराना ही हुआ था। जिस वक्त के आसिफ सुरैया के पास फूल में काम करने का ऑफर लेकर गए थे, तब सुरैया बॉम्बे टॉकीज के साथ 5 सालों के कॉन्ट्रैक्ट में थी। उन्हें 1200 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी। उस वक्त सुरैया उम्र के उस दौर में थी
जब वो लड़कपन से जवानी की तरफ आने वाली डगर पर थी। बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में सुरैया के लिए बहुत रोल्स होते नहीं थे, क्योंकि वो उम्र के जिस दौर में थी उसमें वो किसी फिल्म की हीरोइन बनने लायक नहीं लगती थी, और तब वो बाल कलाकार भी नहीं बन सकती थी। 1943 में आई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म हमारी बात के एक गीत में डांस करने का एक छोटा सा काम सुरैया को दिया गया था। बॉम्बे टॉकीज में सुरैया के पास करने को बहुत काम भले ही नहीं था, लेकिन तनख्वाह उन्हें बराबर मिला करती थी। के आसिफ को पता था कि सुरैया की नानी उसके फिल्मी करियर के सब फैसले लेती थी, और नानी पैसों की लालची भी थी। एक दिन के आसिफ सुरैया की नानी से ही जा मिले। के आसिफ ने सुरैया को अपने फिल्म फूल में काम करने के एवज में 40,000 रुपये फीस देने का ऑफर दिया। सिर्फ एक ही फिल्म के लिए इतनी बड़ी रकम का ऑफर मिलने से नानी का दिमाग घूम गया। सुरैया भी के आसिफ का ऑफर सुनने के बाद उनकी फिल्म में काम करने को मचलने लगी, और आखिरकार किसी तरह नानी ने बॉम्बे टॉकीज के कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ाई और सुरैया ने फूल साइन कर ली। जब फूल फिल्म के संगीत की बात आई तो के आसिफ पहुंच गए लाहौर के बहुत नामी संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर के पास। लेकिन मास्टर गुलाम हैदर ने उनके साथ बंबई चलने से साफ इनकार कर दिया। लोग कहा करते थे कि मास्टर गुलाम हैदर सूफी तबीयत के इंसान हैं, पैसों के लालच में वो लाहौर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन के आसिफ ने उन्हें 25,000 रुपये फीस की पेशकश दी। उस जमाने में कोई संगीतकार इतनी बड़ी फीस पाने के बारे में सोचता भी नहीं होगा। उस बेहद बड़ी रकम ने मास्टर गुलाम हैदर को भी के आसिफ के साथ लाहौर से बंबई आने को मजबूर कर ही दिया। साथियों, यहाँ थोड़ा सा मास्टर गुलाम हैदर के बारे में जान लेते हैं। ये मास्टर गुलाम हैदर वही हस्ती हैं जिन्होंने लाहौर में रहते हुए मल्लिकाए तरन्नुम के नाम से मशहूर हुई नूरजहां और शमशाद बेगम को अपने संगीत के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया था। और ये मास्टर गुलाम हैदर ही थे जिनकी छत्र छाया में रहकर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गायकी में महारत हासिल की थी। आखिर में एक और रोचक कहानी। चूंकि फूल एक बड़ा प्रोजेक्ट था तो के आसिफ ने शूटिंग के वक्त खुले दिल और खुले हाथ से पैसा खर्च किया था। एक सीन में झूमर की जरूरत थी। के आसिफ को किराए पर एक झूमर मिल भी गया, लेकिन वो कोई मामूली झूमर नहीं था, बहुत खास झूमर था। वो फ्रांस के किसी महल का झूमर था जिसे नीलामी में भारत के एक अमीर ने लगभग 1.5 लाख रुपए चुकाकर खरीदा था। फूल की कहानी के मुताबिक एक सीन में एक्टर मजहर खान को झूमर तोड़ना था। झूमर के मालिक को जब पता चला कि शूटिंग के लिए उनका झूमर तोड़ने की तैयारी चल रही है तो उसने के आसिफ को चेतावनी दी और कहा कि अगर झूमर को कोई नुकसान पहुंचाया तो 5 लाख रुपए हर्जाना देना होगा। के आसिफ ने वो झूमर तोड़वाया और बिना कुछ बोले मालिक को 5 लाख रुपए चुका दिए। कोई विवाद नहीं हुआ, जबकि उस दौर में 2 लाख रुपए में तो पूरी फिल्म बन जाया करती थी। लेकिन के आसिफ का पागलपन समझ लीजिए या जुनून, वो पैसों की परवाह जरा भी नहीं करते थे। तो साथियों, ये थी के आसिफ के जुनून और उनकी पहली फिल्म फूल के बनने की कहानी। मुझे पता है अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी होगी तो आपको ये कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। आई है ना? कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर फिल्मी दुनिया के ऐसे ही दुर्लभ किस्से कहानियाँ आपको आगे भी देखने सुनने के लिए मिलते रहेंगे। मैं यहाँ आपसे बताना चाहूँगा कि फूल फिल्म से जुड़ी ये सभी कहानियाँ हमें स्वर्गीय श्री राजकुमार केसरवानी जी द्वारा लिखित दास्तान-ए-मुग़ल-ए-आज़म नाम की एक किताब से मिली है। बहुत शानदार किताब है। मुग़ल-ए-आज़म फिल्म और उसके कलाकारों से जुड़ी कई दिलचस्प बातें इस किताब में हैं। मैं स्वर्गीय राजकुमार केसरवानी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।